नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। ये आरोप इजराइल पर लगातार लग रहे हैं कि उसने अमेरिका को युद्ध में धकेला। कहा यह गया कि इजराइल ने ईरान को लेकर ऐसी जानकारियां दी और ये कहा कि वो अकेले ईरान पर हमले करने के लिए बढ़ रहा है, इसलिए मजबूर होकर अमेरिका को इसमें शामिल होना पड़ा। इजराइल ने इसे आधारहीन बताया है, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खास रिपोर्ट आई है जिसमें विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये बताया गया है कि आखिर ईरान पर अमेरिकी हमले का फैसला किस तरह से लिया गया। ये रिपोर्ट है एनवाईटी के दो रिपोर्टर्स मैगी हेबरमैन और जोनाथन स्वॉन की। इसमें यह कहा गया है कि उनकी प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी जो थे ट्रंप के, वो इस हमले के खिलाफ थे। ये एनवाईटी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के 2 हफ्ते पहले हुई बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना को इन अधिकारियों ने देखा और इसको बकवास और बेतुका बताया। इस रिपोर्ट की माने तो इजरायली पीएम ने व्हाइट हाउस में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दिया। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों को बताया कि ईरान में रजीम के खात्मे का सही वक्त है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस वहां पर मौजूद नहीं थे क्योंकि वो उस वक्त अजरबैजान दौरे पर थे। इस मौके पर एक वीडियो के जरिए इजराइल ने ईरान में नए नेताओं के बारे में भी ब्यौरा दिया, जिसमें रजा शाह पहलवी का भी नाम था। कुल मिलाकर इजराइल ने ट्रंप को ये बताया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म किया जा सकता है, कुछ ही हफ्तों में ये युद्ध निपट भी जाएगा और कमज़ोर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर पाएगा और क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों पर हमले की संभावना नहीं के बराबर है। मोसाद ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन विद्रोह को हवा देगा और सभी जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर 4 लक्ष्य इजराइल ने इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकारों के सामने रखे। अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो 4 जो पॉइंट थे, जो 4 लक्ष्य दिए गए थे, वो ये कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई की हत्या होगी, ईरान का शक्ति प्रदर्शन बंद हो जाएगा, सत्ता पलट के लिए लोगों का उठ खड़ा होना तय है, उसमें मदद दी जाएगी, विद्रोह होगा और सत्ता परिवर्तन करने का सही वक्त है। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने सिर्फ पहले 2 को अचीवेबल पाया, कर सकने वाला पाया। बाकी 2 उनको सच्चाई से दूर लगे, रियलिस्टिक गोल जो है वो नहीं लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि CIA डायरेक्टर ने सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य को बेतुका बताया और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि दूसरे शब्दों में इसे बकवास कह सकते हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने कहा कि इजरायली ओवर सेल करते हैं, जितना होता नहीं है उतना बताते हैं, और उन्होंने कहा कि उनके पास पुख्ता योजना नहीं होती, उन्हें पता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, इसलिए इस पर इतना जोर डाल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सत्ता परिवर्तन उनकी समस्या है और लीडरशिप को खत्म करना, मिलिट्री को कमज़ोर करने में उन्होंने रुचि दिखाई। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जो पहले एंकर हुआ करते थे, हमले के सबसे बड़े समर्थक इस बैठक के बाद नजर आए। उसके बाद भी एक बैठक हुई। ये बैठक 11 फरवरी को हुई थी और अगली जो सिचुएशन रूम बैठक हुई ठीक हमले के पहले, वो हुई 26 फरवरी को। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये यानी ईरान पर हमला एक खराब आइडिया है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। विदेश मंत्री रूबियो ने फिर कहा कि लक्ष्य अगर सत्ता परिवर्तन या फिर वहाँ पर विद्रोह का है तो ये हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मिसाइल प्रोग्राम बर्बाद करना है तो ये किया जा सकता है। और फिर एनवाईटी की ये रिपोर्ट कहती है कि अंत में ट्रंप ने कहा कि हमें हमला करने की ज़रूरत है, वो परमाणु हथियार नहीं पा सकते ताकि वो इजराइल और क्षेत्र के बाकी देशों को टारगेट करें।
Well, Vice President Vance has played a very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the president's right-hand man. He is the vice president of the United States. He's been involved in all of these discussions, and as I just announced, he'll be leading this new phase of negotiations in Islamabad later this week. With respect to China, there were conversations that took place between top levels of our government and China's government. The president has great respect for President Xi and a great working relationship with him and with that country, and he looks forward to visiting China in just a few weeks. ये सारा कुछ 2 बैठकों में चला और अब 40 दिन बाद स्थिति ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। पड़ोसी देशों को ईरान के खासा नुकसान हुआ है। लगभग पूरी दुनिया तेल गैस की कमी से जूझ रही है। ईरान मजबूत होकर उभरा है। चीन, रूस, सबको अंदाजा हो गया है कि अमेरिका की ताकत क्या है और क्या नहीं है और कितनी है। युद्ध के शुरू होने से पहले जो हालात थे उससे भी कहीं ज़्यादा खराब हालात आज की तारीख में है, जहां पर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान टेबल पर आमने सामने बैठकर बात करेंगे। हालात ये भी हैं कि एक युद्ध विराम का ऐलान हुआ है जिसमें अमेरिका भी अपनी जीत बता रहा है, ईरान भी अपनी जीत बता रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहा है। उसने 10 मिनट के अंतराल में 100 हिजबुल्ला ठिकाने, जो उसका कहना है, उस पर लेबनान में हमले किए हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन हमलों में, जो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले नागरिक इलाकों में किए गए थे, उसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1200 के करीब लोग घायल हैं। कई देश ये कह रहे हैं कि लेबनान को टारगेट करना अब इजराइल को बंद करना चाहिए। इजराइल का कहना है कि लेबनान की तरफ से जो हिजबुल्ला के फाइटर हैं वो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं और कुछ वक्त पहले जो पेजर अटैक इजराइल ने किया था उसमें उनका नुकसान तो हुआ, लेकिन एक बार फिर से ईरान युद्ध के दौरान वो उठ खड़े हुए हैं और इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। इजराइल का ये भी कहना है कि लेबनान की सरकार ने ये कहा था कि वो हिजबुल्ला को ख़त्म करेगी, लेकिन उन्होंने अपना करार पूरा नहीं किया, इसलिए इजराइल का ये करना मजबूरी है। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर यह आरोप है कि वो अपनी राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये जो युद्ध है वो लंबा खींच रहा है और इसीलिए जो एक शांति वार्ता है, एक जो शांति के लिए विराम है, युद्ध विराम, वो नहीं चाहते हैं। इजराइल में भी अक्टूबर में चुनाव है, उसके पहले कुछ ठोस लक्ष्य बेंजामिन नेतन्याहू सामने रखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो ठोस लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। सत्ता परिवर्तन के नाम पर आयतुल्लाह खमनई को तो मार दिया गया, लेकिन उनके बेटे मुश्तबा को ईरान ने अगला सुप्रीम लीडर बना दिया है। पूरा ग्रुप वही है लगभग, जो मारे नहीं गए हैं, हालांकि लारिजानी मारे गए हैं और उसके अलावा भी कुछ नेता मारे गए हैं, लेकिन बाकी का ग्रुप वही है। तो रजीम परिवर्तन कितना हुआ है ये कहना मुश्किल है, हालांकि अमेरिका, इजराइल दोनों कह रहे हैं कि वो हुआ है। इजराइल में कई नेताओं का ये भी मानना है कि अमेरिका ने बिना कंसल्टेशन के एक युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये कूटनीतिक तौर पर नेतन्याहू का फेलियर है, उनकी हार है। उनका ये भी आरोप है नेतन्याहू पर कि कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और वहाँ पर हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने की बात वो कर रहा है। यूके, फ्रांस जैसे कुछ देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये सामने आ रहा है, एक जो बात कही गई थी इस्लामाबाद के तरफ से कि सहमति बनी है कि अब हमले रुकेंगे जब तक बात नहीं हो जाती, 2 हफ्ते में कोई भी हमला नहीं होगा, लेकिन अब अमेरिका ये कह रहा है कि इसमें लेबनान शामिल नहीं था। If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. दूसरी तरफ हमले जब इजराइल लगातार लेबनान में कर रहा है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात ईरान ने कही थी, उस पर सहमति जताई थी, एक बार फिर से
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है और पड़ोसी देशों पर भी ईरान जो है हमले कर रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम राष्ट्रपति ट्रंप ने जिसका ऐलान किया और जो ईरान ने कहा कि उससे वो सहमत है आगे बातचीत के लिए, तो वो भी अभी बहुत नाजुक दौर में नज़र आ रहा है। कुछ वक्त में अब 24 से 48 घंटे में अब इस्लामाबाद में दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे और उससे क्या निकलता है, क्या बात हो पाती है, क्या वहाँ से कुछ पुख्ता निकल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे हालात में जब इजराइल लेबनान पर हमले करने से रुक नहीं रहा है और ईरान इस पैकेज डील को मानता है कि उस डील में लेबनान भी शामिल है। नमस्कार।